पहली पॉइंट में हम बात मेनली हम करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन 11 जो इस वक्त जारी है पूरी आबोताब के साथ। लाहौर में पहला मरहला हुआ, उसके बाद अब कराची में मैचेस जारी हैं। कल होने वाले मुकाबले पे हम तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जेकब ओरम की और मोहम्मद अली की, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एक और इशू जो हमारे प्रोग्राम्स में पहले उठाया था मोहम्मद वसीम ने कि मिसबाह-उल हक बतौर सेलेक्टर पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं और उसके साथ पेशावर ज़ल्मी जो पाकिस्तान सुपर लीग की बहुत अहम फ्रेंचाइज है उसके साथ भी बतौर कोच मुंसलिक हैं। तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आता है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बाकी सेलेक्टर्स को मना किया, तो मिसबाह को इजाज़त क्यों? तो ये सवाल हमने मिसबाह से किया था, उन्होंने जवाब दिया है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। कल होने वाला मुकाबला ज़ल्मी और सुल्तान्स का है, आज का मुकाबला इनफैक्ट ज़ल्मी और सुल्तान्स का है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अब्दुल गफ़ार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लंबा चौड़ा तारुफ मैं कराऊंगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? तो कल जो है ना रबड़ी जीत गई इस्लामाबाद की क्या मशहूर है यार, रबड़ी जैसे यहाँ की मशहूर है? इस्लामाबाद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, बहुत जल्दी सोना मशहूर है और बहुत सारे बर्गर मशहूर हैं, लेकिन गुड टू सी कि रावलपिंडी तो स्ट्रगल कर रही है और लेकिन हैदराबाद की 2 जीत ने पॉइंट्स टेबल को मजेदार बनाया और आई थिंक ये लीग के लिए बहुत अच्छा हुआ। ग्लेन मैक्सवेल की आमद भी हो गई, कल बहुत अच्छा मैच जीते। ये लीग के लिए बड़ा जरूरी था क्योंकि अगर आपकी 7 टीमें 8 टीमों में से 2 रेस से आउट हों, 6 आपकी कंटेंशन में रह जाएं तो इंटरेस्ट लेस हो जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ग्लेन मैक्सवेल आ गए और उनकी आती टीम जीतना भी शुरू हो गई। तो इट गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और हैदराबाद की टीम ने पॉइंट्स टेबल पर भी एडवांस किया है। हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद पे बात तो मैं करूंगा। मेरे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन हैं, चीफ सेलेक्टर भी रहे और भी बहुत सारी इनकी जहतें हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। यार मैंने गफ्फार से मैंने कहा था कि हैदराबाद में जैसे रबड़ी और चूड़ियाँ मशहूर हैं, इस्लामाबाद की क्या ऐसी चीज़ें जो उसे मुमताज़ करती है? देखिए इस्लामाबाद की हर चीज ही मशहूर है, इस्लामाबाद नाम ही काफी है। नाम ही काफी है, वाह जी वाह। वो खूबसूरती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे मौसम है, हर चीज इस्लामाबाद में कहूँगा बस नाम ही काफी है। मुझे जो इस्लामाबाद की चीज़ पसंद है ना, वो ग्रीनरी और रोड्स के साथ जो ग्रीन बेल्ट्स हैं इस्लामाबाद की, वो बहुत मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि वॉकिंग के ट्रैक्स वहाँ बने हुए हैं। अच्छा जी, कल का मुकाबला वसीम आपसे शुरू कर देता हूँ मैं। इस्लामाबाद की टीम बहुत ही हल्का खेली, मैं कहूँगा शादाब खान नहीं थे उनके कप्तान, रेगुलर कप्तानी उन्होंने ग्रीन को दी और फिर जिस तरह से विकटें उन्होंने गंवाई, पहले 10 ओवर में 89 रन थे, उसके बाद उनकी विकटें 3 एक साथ गिरी, फिर आखिरी ओवर में 4 विकटें गिरी। तो हाउ डू यू सम अप द इस्लामाबाद बैटिंग? देखिए एक तो जो अभी आपने मेंशन किया वो मुझे समझ नहीं आया कि अगर शादाब नहीं तो इस ग्रीन को कैप्टन क्यों बनाया गया। थोड़ा सा इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। अगर हम मैच की बात करते हैं, देखें इस्लामाबाद ओबियसली शादाब के ना होने से बैटिंग पे बहुत फर्क हमें नजर आया कि अधूरी सी बैटिंग नजर आई और एक बार फिर ये चीज प्रूव हुई कि जब आप बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स के ऊपर इंतजार करते हैं और आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता और थोड़ी जिम्मेदारी चाहिए होती है मिडिल ऑर्डर पे जहाँ पे, तो वहां पे ऑलराउंडर्स काम नहीं आते, वहां आपको के बैट्समैन काम आते हैं। तो जो बैट्समैन खेल रहे थे, मतलब 4 रेगुलर बैट्समैन, 5वां कीपर बैट्समैन, उसके बाद सारे ऑलराउंडर्स थे, तो वो जो मिडिल में जहाँ पे उनको जरूरत पड़ी, हालांकि स्टार्ट बहुत उनका अच्छा हो गया था लेकिन बैटिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं हुई। जो शॉटें मारी उन्होंने, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, हालांकि पिच ऐसा नहीं था, पिच मेरे ख्याल में इस पे आराम से 30-35 रन 40 रन और हो सकते थे। तो आई थिंक जो आखिरी 10 ओवर थे वो बिल्कुल ही जो अच्छी बैटिंग इस्लामाबाद ने की, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हैदराबाद के बॉलर्स। तो आई थिंक के हम कंडीशंस की बात कर रहे थे कि जी लाहौर से जब जाएगी मैचेस कराची में तो पिचेस का बिहेवियर डिफरेंट होगा, तो वो उन टीमों को ज्यादा सक्सेस मिलेगी जिन जो जल्दी अडेप्ट करेंगे। तो आई थिंक हैदराबाद इज वन ऑफ दोज कि स्पेशली अगर उनकी बैटिंग बॉलिंग देखते हैं स्पेशली कि इन पिचेस के ऊपर किस तरीके से बॉल करने हैं, लेंथ क्या होनी है, लाइन क्या होनी है, तो उन्होंने अडेप्ट भी अच्छा किया है। और जिन टीमों ने अडेप्ट अभी तक नहीं किया है और वो लाहौर में अच्छा खेलते आ रहे थे, चाहे लाहौर थी चाहे कराची थी, अब वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। तो आई थिंक कंपटीशन के लिए भी अच्छा है जैसे गफार ने बोला है और हैदराबाद के लिए भी कि वो उनको समझ आ गई है, विनिंग फार्मूला उनको मिल गया है, बस एक टीम रह गई है। ठीक है, ग्रीन को कप्तान क्यों बनाया? वो फैसला मुझे लगता है उनके लिए अच्छा नहीं साबित हो। लोकल कप्तान होता, फहीम अशरफ होते, कोई और होता,
जिसको लोकल लड़कों का पता है सही। बिल्कुल, इमाद वसीम आपके पास मौजूद थे और उन्होंने कप्तानी भी की हुई है। और मुझे ऐसे लगता है आसिफ के वसीम यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से वाबस्ता रहे हैं, कहीं ना अभी कहीं भी एक हैं, मैकेनिज्म, अभी भी हैं। बिल्कुल मतलब मादी में भी बात कर रहा हूँ मैं, मैकेनिज्म कुछ ऐसा बनना चाहिए आसिफ के आपकी जो PSL की टीम्स हैं और पाकिस्तान क्रिकेट ये थोड़ा सा सिंक हुए हुए नजर आए। जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या बेहतर है, यही बेहतर होता ना कि कल हम एक यंगस्टर को कप्तान बनाते। कोई बात नहीं, एक PSL का मैच है, कैमरा मतलब ग्रीन ने जो कप्तानी की, या आगे चल के मैं भी, और अगर इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम क्यों फॉरेन कैप्टन, हमारा अपना कैप्टन हैदराबाद का कप्तान भी देखो फॉरन आप ये देखिए कि आपका नेशनल T20 सॉरी आपकी जो कौमी टीम है उसके कप्तान भी कप्तानी नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा सा ना मुझे ऐसे नजर आता है जैसे ठीक है फ्रेंचाइज अपने फैसले करने चाहिए, सब कुछ होता है, लेकिन इस वक्त जब हमारी क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है इंटरनेशनली, हमें जरूरत है लड़कों को कॉन्फिडेंस देने की। सो ऐसे लगता है जैसे अलग ही मामला चल रहे हैं। नहीं, वो नेशनल T20 में ये सब कर किया जा सकता है, लेकिन जहां किसी के अगर 2 अरब 47 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, उसकी मर्जी यार। असल उनकी टूर्नामेंट तो हमारा ही है ना, प्लेयर्स भी PCB के हैं, नाम PCB की वजह से सारे प्लेयर्स आते हैं। ऐसा तो नहीं क्योंकि एक फ्रेंचाइज सिर्फ अपने नाम से ले आती, टूर्नामेंट या पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। ठीक है पैसे आपके आए, अभी तो ये भी देखना बाकी है विद ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेस टू द न्यू टीम। इतना आसान नहीं होगा इसको कैरी आउट करना, क्योंकि अभी तो पहला सीजन है, अभी तो इसके इम्तिहान बहुत बाकी हैं, तो इसके बाद पता चलेगा कि अगले एक सीजन में क्या होता है। लेकिन मेरा ये पॉइंट है सर कि आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है और PSL और सबसे मजबूरी तौर पर PCB चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, कोई ऐसा मैकेनिज्म तो हो ना कि अगर आपके पास मिडल ऑर्डर के प्लेयर नहीं है तो आपको मिडल ऑर्डर के प्लेयर कहीं खेलते हुए दिखाई दें। ठीक है, मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बट एक मीटिंग या ओवरव्यू तो हो सकता है ना। चलिए, ये प्रॉब्लम है। अच्छा तो पॉइंट है आपने जो बात की उसका मैं सिर्फ ये जवाब दूंगा कि मुझे बहुत अजीब सा लगा कि जब ग्रीन कप्तानी करने आए, आपके पास इतने सारे ऑप्शन थे, आप उनको जरूर ट्राई आउट कर सकते थे, आप कम से कम किसी सीनियर को कप्तान बनाते। तो पता नहीं, या तो फिर हम रिस्क लेना नहीं चाहते या हम सेफ खेलते हैं। जब तक सेफ खेलेंगे तो फिर आई थिंक नो पेन नो गेन। वसीम, आपकी तरफ आता हूँ, गफ्फार ने एक नया मौजूद दिया है हमें कि कप्तान फ्रेंचाइजेस को ये पाबंद करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोकल कप्तान ही बनाए। मतलब ये कैसी लगती है बात आपको? फ्रेंचाइज है, मेरा पैसा लगा है, मैं बनाऊंगा कप्तान, PCB कौन होता है मुझे कहने वाला? देखिए, पाबंद तो आप नहीं कर सकते, मैं कहूंगा कि फोर्स तो आप नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई उनसे बातचीत करके कोई इस तरह की चीज कर सकते हैं, फोर्स आप नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट टीम्स हैं सारी, उनकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी के प्लेयर देती हैं, कैप्टन भी वो अपनी मर्जी का बनाए जिसको भी बनाना है, कोचेज भी अपनी मर्जी से वो बनाते हैं। तो इंटरफेरेंस मैं कहूंगा कि नहीं होनी चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ द क्रिकेट आप बैठ के कोई इस तरह का कोई मैकेनिज्म साथ डिस्कस जरूर कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आई थिंक ये फ्रेंचाइज की ही मर्जी होनी चाहिए किसको उन्होंने बनाना है किसको नहीं। अब मेरा पॉइंट इसमें यह था कि वो बनाने से उनको नुकसान हुआ है। क्रिस ग्रीन का कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है PSL का, अभी भी वो लेट आए हैं और बाद में आके उन्होंने ज्वाइन किया है और उनके डिसीजन भी समझ नहीं आई। और ये गलती मैं कहूंगा कि पहले कराची किंग्स ने भी की थी कि अगर डेविड वार्नर उनके नहीं थे अवेलेबल तो वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन उनके पास मौजूद है, उनके पास हसन अली मौजूद है, उन्होंने कैप्टन किसको बनाया? मोइन अली को बना दिया कैप्टन। तो और उसके भी जो डिसीजन थे कुछ जो मैं कहूंगा कि जिनकी वजह से कराची वो कल का मैच अगर हम देखते हैं परसों वाला तो वो उनको कॉस्ट किया उस मैच है। तो आई थिंक मतलब वो क्रिकेट वाइज भी ना कोई इतने सेंसिबल डिसीजन मुझे वो नजर नहीं आए हैं। हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं तो फिर थोड़ा सा इसमें मतलब आप बाकी लीगों को देखते हैं दुनिया में तो आपको मोस्टली लोकल कैप्टनसी नजर आते हैं, फॉरनर्स की तरफ वो नहीं जाते हैं अनलेस कि कोई बहुत ही ज्यादा जिसकी सर्विसेज हो, कोई 4-5 साल से खेल रहा है, वो उसके साथ वो किसी और को ग्रूम करना चाह रहे हैं, वो एक डिफरेंट माइंड सेट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा मुझे वो कुछ नजर नहीं आ रहा। चलें वसीम, आपकी तरफ आता हूँ। जेकब ओरम जो असिस्टेंट कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनका भी कल इंटरव्यू मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे कल, तो उनसे यही सवाल हुआ था कि शादाब का ना होना आपको कॉस्ट किया। तो उन्होंने भी बात की थी, वो जैसे ही हम लाइन अप कर लेते तो वो आपको सुनवा देंगे ताकि बात थोड़ी सी आगे जाए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रॉम 89 इन 10 ओवर्स बंडल आउट अबाउट 156-157 उन्होंने बनाए थे, तो आखिरी 10 ओवर में उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। बॉलिंग ऑफ हैदराबाद बहुत अच्छी थी, आसिफ महमूद शानदार बॉलिंग, मोहम्मद अली शानदार बॉलिंग और मेरा गला। हाँ, मैं तो कंटिन्यू करता हूँ, आप जरा कर लें। देखिए मुझे जैसे वसीम ने कहा, मैं भी कल यही देख रहा था कि
आपकी इस्लामाबाद की बैटिंग शॉट दिखाई दी। इतने सारे ऑलराउंडर्स अगर आप खिलाते हैं 5वें 6ठे 7वें पे, और उसमें भी हैदर अली उनके टॉप में शामिल हैं जिनके रन्स नहीं आए कुछ अरसे से, सो बैटिंग उनकी मुझे शॉट दिखाई दी। हालांकि इस्लामाबाद नोन टू बी अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड, और इस टूर्नामेंट के आगाज में भी हमें बड़े स्ट्रांग लग रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि लाहौर और इस्लामाबाद की किस्मत तब्दील हो जाती है जैसे ही वो कराची लैंड करते हैं। सो थोड़ी सी मुझे इस्लामाबाद की टीम ना माजी के मुकाबले में उतनी, मैं ये नहीं कहूँगा कि वीक हैं, लेकिन जितने वो स्ट्रांग होते थे, थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनके मिडल ऑर्डर के कुछ ऑप्शन महदूद हैं। अच्छी बात है कि आपके पास ऑलराउंडर्स होने चाहिए, पर ऑलराउंडर्स रिलायबल भी हों। इवन अगर आप कल के मैच में इमाद वसीम का नंबर देखें, आई थिंक वो 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए, बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, कल शादाब भी नहीं खेल रहे थे। सो आई थिंक नो रॉकेट साइंस कि कल कप्तानी भी उनको मिलनी चाहिए थी, और वो सबसे पहले आते हैं ऑलराउंडर में, फहीम से ही पहले, बिकॉज वो टाइम भी लेते हैं, वो स्ट्रोक भी खेल सकते हैं। लेकिन ऐसे लगा जैसे इससे बेहतर हिकमत अमली आसिफ वो कर सकते थे, और चीजें ना सही तरह से मुझे होती भी दिखाई नहीं दी। जेकब ओरम की बात सुन लेते हैं पहले। जेकब ओरम दी असिस्टेंट कोच ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनसे सवाल हुआ था कि शादाब का ना होना आपको कॉस्ट किया, और दूसरी क्या परफॉर्मेंस में क्या कमी रही जो शिकस्त की वजह बनी, उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुनिए, फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं। तो जेकब ओरम का कहना यह था कि शादाब की एब्सेंस उनको कॉस्ट की, उनको मतलब हिट तो हुआ क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन उनका कहना जो वसीम ने पॉइंट आउट किया कि रन्स उन्होंने थोड़े से कम बनाए। वसीम भाई, रन्स कम बनाए इसका मतलब बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है इस्लामाबाद के खिलाफ हैदराबाद की। आसिफ महमूद को आपने इससे पहले देखा था, वो शायद पहला T20 खेले थे अपना, मतलब पहला उन्होंने PSL का मैच खेला और इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी। देखिए ओवरऑल सबने बॉलिंग अच्छी की है, स्पेशली अगर हम मिडिल ओवर्स या डेथ बॉलिंग भी देखते हैं तो आखिरी 10 ओवरों में तो मैं 60-65 जितने रन ही बना सके थे, तो स्टार्ट बुरा नहीं था इस्लामाबाद का। अब फिर बात आती है कि पिच को बेहतर तरीके से यूज करना किस किसने जल्दी सीख लिया है, और उसमें आपको हैदराबाद भी नजर आती है, चाहे वो मोहम्मद अली है। एक तो टैक्टिक्स उन्होंने बेहतर की है, पहले वॉली से नया बॉल नहीं करवा रहे थे, फिर नया बॉल करवाना शुरू किया, एक ओवर करा के हटा रहे थे उसको, लेकिन अब उसको प्रॉपर जब नए बॉल से बॉलिंग मिल रही है तो वो विकेट भी ऊपर लेके दे रहा है। उसके बाद मिडिल ओवर्स में जब वापस आता है या डेथ बॉलिंग में भी, क्योंकि वो ये सरफेस ऐसे है कि जहाँ पे इसको आपको इस्तेमाल करना होगा, बहुत ज्यादा अननेसेसरली आपको वेरिएशंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल वेरिएशंस बहुत हैं इस पिच में, तो आपको बॉल पटकना होगा इस पिच के ऊपर, जो मोहम्मद अली ने भी किया, फिर आसिफ आए उन्होंने भी किया आखिर में। ऑब्वियसली उस टाइम पे फिर जा रहे होते हैं प्लेयर सारे रन के लिए, बैटर्स ट्राई कर रहे होते हैं, तो उसका फायदा आसिफ को हुआ कि उनको फिर आखिर में 4 विकेटें भी मिल गई हैं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो बेहतर बॉलिंग परफॉर्मेंस पेसर्स की नजर आई हमें, और आई थिंक हैदराबाद ने बेहतर कॉम्बिनेशन भी अपना एक कर लिया है, बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा बेहतर किया है, उसके बाद बॉलर्स भी पहले आकिफ को ट्राई किया, फिर दूसरे को ट्राई किया, तो आसिफ को लेके आए हैं, तो आई थिंक टीम सॉर्ट आउट होती भी उनकी वो नजर आ रही है। इस्लामाबाद डेफिनेटली रन तो शॉर्ट थे ही थे, वो आई बिलीव के 25-30 रन वो आराम से इस पिच के ऊपर और वो बना सकते थे, लेकिन वही ना कि एक प्रॉपर बैटर की हमें कमी नजर आई। क्योंकि अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना कि जिस तरह की ये पिचेज हैं तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी टेक्निक भी चेक होगी, और जो प्रॉपर बैटर होंगे वो ज्यादा अच्छा खेलेंगे। डेविड कॉनवॉय आपके सामने है कि जो पहले मैचेस के अंदर थोड़ा आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट कम लग रहा था, इनिंग्स भी बड़ी नहीं खेले थे, लेकिन जैसे ही वो इन पिचेस के ऊपर आए हैं यहाँ पे देखिए उनके रन आने भी शुरू हो गए हैं और अडॉप्ट कर लिया है उन्होंने, तो कुछ टीमों के लिए अच्छा हुआ है, कुछ टीमें अभी स्ट्रगल कर रही हैं इन कंडीशन। ठीक है, वसीम ने बात की कि बॉलिंग बहुत अच्छी की हैदराबाद ने, आसिफ का मैंने जिक्र किया, मोहम्मद अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की, और मोहम्मद अली ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बातें की हैं, वो भी आपको सुनवाऊंगा। उसने कहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट is the most important aspect in any cricketer's career। उसने कहा जितना फर्स्ट क्लास मैंने खेला है मुझे पता है, मुझे विकेट का पता चल जाता है कि कहाँ पर गेंद करनी है, वो सारी बातें हम करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, आई एम टेकिंग अ ब्रेक, सी यू इन अ व्हाइल। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। मैं जाना चाह रहा था मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन वसीम भाई से एक बात मैं पूछ लूँ, पर गफ्फार से पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। वसीम भाई, ग्रीन की कैप्टनसी को तनकीद तो आप कर रहे हैं, बतौर क्रिकेटर, बतौर कोच, आपको क्या ग्लेयरिंग पॉइंट्स नजर आए ग्रीन की कप्तानी में जो आप समझते हैं ठीक नहीं थे? देखिए मुझे ना टेक्टिकल मतलब वो जो चीजें हैं ना, फिर वो उसमें आ जाती है वो चीज कि शायद लोकल कैप्टन होता तो वो ज्यादा अवेयर होता है इन चीजों से। जैसे मोइन अली ने खुद पहला ओवर कर लिया, उसमें इतने रन करवा दिए। आप कराची वाला मैच देखते हैं, इस्लामाबाद का मैच देखते हैं, तो आई थिंक अब तो तकरीबन हर बंदे को पता है कि जब लेफ्टी खेल रहे हो तो इमाद वसीम इज नॉट दैट यूजफुल विद अ न्यू बॉल।
तो बल्कि वो जब खुद भी कैप्टन थे पास में, आपको याद होगा, तो वो अवॉइड करते हैं कि उनको पता है कि उनका मैचअप नहीं बनता है, लेफ्टी के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। जब इतना स्मॉल टोटल आप डिफेंड कर रहे हैं, तो पहला ओवर ही आप गलत उस पे चले गए हैं, टैक्टिक पे चले गए हैं। और मैं दाद दूंगा मार सदाकत हो गए, उसने भी मतलब 20 रन पहले ओवर में बना के आप कहेंगे 50% मैच तो उसने पहले ओवर पे ही साइड पे कर दिया था, जब इतना अच्छा आपको किक स्टार्ट मिल जाए। अच्छा, अभी मार्च का जिक्र हुआ ही है, चले अब उसका नाम आया ही है, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ जाऊंगा कि देखिए, हम बहुत डिस्कशन हम करते हैं जी कि मॉडर्न क्रिकेट, बाकी टीमें शायद आगे जा रही हैं, स्पेशली बैटिंग के अंदर हम पीछे रह रहे हैं। हम मतलब वो 200 प्लस वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम पावर प्ले उसका नहीं खेल रहे हैं। तो अक्सर एक जो बात की जाती है जी, स्किल्स का फर्क है, वो स्किल्स में आगे हैं, हम स्किल्स में पीछे हैं। इस चीज से ना मैं पहले एग्री करता था, ना मैं अब एग्री करता हूँ कि इट्स नॉट द डिफरेंस ऑफ द स्किल। मार्क सदाकत ने बार बार शो किया है, और कल उसने सबसे बड़े स्टेज के ऊपर शो किया है कि माइंड सेट अगर हमारा ऐसा होगा कि जो सेंसिबल, रवायती सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेलनी, हम खेलना मॉडर्न क्रिकेट चाहते हैं, दिमाग हम यूज करते हैं जी कि सेंसिबल जो रवायती क्रिकेट वाला है। अब जो सेंसिबल मॉडर्न क्रिकेट है उसमें है कि पहले ओवर में 4 छक्के मार सकते हो तो आप 4 छक्के मारो। ये नहीं हो सकता कि आप, हमारा क्या है, हम फिर ट्रेडिशनल उस पर चले जाते हैं जी, वही 12 रन आ गए ना, आप 2 सिंगल ही कर लो, 2 बाउंड्रीज मिल गई ना, आप डॉट बॉलिंग खेल लो, एवरेज आ गई है। नो, अब ये है कि आपके सामने बॉलर आपकी मर्जी का आ गया और आपकी लग रही है, तो आप मैक्सिमाइज करते हैं उसको। और मार्क सदाकत आपको हर मैच में ये शो करता है। ये तो स्किल्स का फर्क नहीं, माइंडसेट का है। जी जी, ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक दिया है, ये हम उठा के रखते हैं, इसको कल डिटेल से डिस्कस करेंगे कि माइंडसेट इज इम्पॉर्टेंट एंड पोजीशन इम्पॉर्टेंट, सिचुएशन इम्पॉर्टेंट, नंबर की बड़ी बात होती है। वसीम, ये याद रखिएगा, नंबर्स मैं कल बात करूंगा इस पर। अभी थोड़ा सा गफ्फार की तरफ जाने से पहले, मोहम्मद अली डेजी के नाम से मशहूर हैं, ये बड़ा शानदार फास्ट बॉलर है। डोमेस्टिक में मैंने इनको बहुत अच्छा देखा, और कल इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा। ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी वेल स्पोकन, बहुत ही शानदार अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और उन्होंने ये कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर खेलोगे ना तो कोई फॉर्मेट तंग नहीं करेगा। मोहम्मद अली की बात सुने, फिर गफ़ार से पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ, वसीम की तरफ जाऊँगा। तो ये मोहम्मद अली ने बात की। गफ़ार, आप शुरू में प्रोग्राम के कह रहे थे कि कप्तान लोकल होना चाहिए, तो प्लेयर्स भी ड्राफ्ट के अंदर तो होंगे, पीसीबी ने जो लिस्ट दी होगी उसमें तो होंगे डोमेस्टिक के। जी। तो ये फ्रेंचाइज की यहाँ भी ड्यूटी लगती है कि टॉप परफॉर्मर उठाएं तो सही। डोमेस्टिक के उठाया वैसे टॉप परफॉर्मर अब्दुल्ला फजल तो उठाएं, हाँ। लेकिन साथ साथ आपको पता तो हो ना कौन क्या कर रहा है। मेहरान मुमताज की मैं जरूर बात करना चाह रहा था आज कि वो कितना टैलेंटेड बॉलर है, उसको चांसेस नहीं मिले, और अब भी वो पहला मैच खेला इस सीजन में और 1 ओवर ही उसको मिल सका। अब कोई ऐसा कप्तान होता जिसको जरा पता होता कि मेहरान मुमताज की क्या पास्ट परफॉर्मेंसेज रही हैं, कितना वो टैलेंटेड है, हमारी नेशनल टीम के लिए भी कब से नॉकिंग कर रहा है। सुफियान वकीम का भी यही सिलसिला था, लेकिन अब उनको प्रॉपर चांस मिल रहा है एंड ही परफॉर्मिंग एज वेल। बट आप देखिए मेहरान मुमताज जैसा, अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा कप्तान होता जिसको मेहरान मुमताज का शायद ज्यादा आइडिया होता, एक यही तो प्रॉब्लम है ना। फिर कैमरन ग्रीन जो कप्तानी कर रहे हैं, तो शायद पता नहीं वो कितना वाकिफ है, कितना ब्रीफ हुआ, तो गलती उनसे हो गई। तो मुझे लगता है मेहरान मुमताज जैसे स्पिनर्स या जितने भी हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं, साजिद और नुमान क्यों नहीं है यार? साजिद नुमान, मेहरान मुमताज को तो छोड़ दो, तो यंग है ना, ठीक है। साजिद और नुमान क्यों नहीं? वो कैंप में है पीसीबी के, वो किसी फ्रेंचाइज को ये ख्याल नहीं आया कि साजिद इतना शानदार बॉलर है, लेकिन रेड बॉल का बॉलर उसको बना दिया। नुमान इतना शानदार बॉलर है, क्यों नहीं है भाई? ज्यादातर ऑलराउंडर्स पिक करने का रवाज है आजकल, सीधी सी बात है। और T20 की परफॉर्मेंसेस, जैसे अभी मोहम्मद अली कह रहे थे, मैं मानता हूं कि आपकी रेड बॉल की परफॉर्मेंसेस बहुत आपको एक स्टेबिलिटी, एक बेस देती हैं। बट आई थिंक जहां तक मुझे थोड़ा अरसे पहले याद है, मैंने स्टैट चेक किए थे, नुमान साजिद को नेशनल T20 या जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं उनको खेले ना, वहां पे जरा थोड़ा सा और अपने आप को, मतलब देखें फर्स्ट क्लास की बेस पर तो नहीं आएंगे IPSL में। दे हैव टू परफॉर्म इन द नेशनल T20 द रेलेवेंट फॉर्मेट। वो बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और मुझे ये भी कोई शक नहीं है कि वो जब प्रॉपर और ज्यादा खेलेंगे तो वो परफॉर्म ही करेंगे। बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये बाकी लड़के भी जो पिक हुए हैं ना, सिवाय जो आपका इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर होता है, क्योंकि वो तो आप रॉ भी पिक कर लेते हो, बाकी जितने लड़के ये सब भी नेशनल T20 परफॉर्म ही करके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि साजिद नुमान परफॉर्म नहीं कर रहे, बट उतना शायद एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस T20 के जो सर्किट हैं
मुझे लास्ट टाइम का तो याद नहीं, उससे PR पहले अगर इतनी- की हो तो PR किया हो। इतनी अच्छी नहीं है। PR क्यों नहीं अच्छी होगी? आप टेस्ट के सोशल बॉलर मीडिया पे हैं, इतना सोशल आप मीडिया पे नहीं, कुछ होता टेस्ट ही के नहीं। आप बॉलर हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंसेस हैं, लोग आपके नहीं, बारे में कुछ बात लड़के करते हैं। ऐसे हैं हाँ। जो पाकिस्तान खेल गए और उन्होंने सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास खेले और PR बड़ी अच्छी है, सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मचा के रखते हैं वो। देखिए, ये होता PR is डिबेटेबल important पॉइंट है। है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि साजिद नमान जो पिक नहीं हुए तो ये बिल्कुल ठीक फैसला है, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट मैं ये कह रहा हूं कि उन दोनों को अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। तो सीधी सी बात है सर, आज तो जैसे आईपीएल में आपने देख लिया ना, कैमरॉन ग्रीन, उसको 24 करोड़ क्यों मिले हुए? वो ऑलराउंडर है, अगर उसमें वो सिर्फ बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, शायद वो पिक ही ना होता। सो जितने भी नौजवान खिलाड़ी हैं या हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आई थिंक सीधा सीधा आपको ठीक है। रिटर्न ऑन द बॉल, ठीक है। अब आपको अपनी ये- फील्डिंग, अपनी बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देख लें, अहमद दानियाल हैं, हसन अली हैं, अब्बास आफरीदी हैं, ये अपनी अपनी टीमों में इसलिए भी थोड़ा सा इनको प्रेफरेंस मिल जाती होगी कि दे कैन बैट एज वेल, कहीं ठीक है, छक्का वक्का मार ऑलराउंडर। सकते हैं। तो वो जो T20 वसीम- में सर ये करना हाँ, पड़ेगा। जो वसीम ने बात की, वसीम मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, उसने कहा डोमेस्टिक क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन डोमेस्टिक के जो रेड बॉल के परफॉर्मर्स हैं उनको PSL में इतनी पजीराई नहीं मिलती। अब्दुल्ला फजल को छोड़ दें आप, शाहिद अजीज एक टीम में है, उसके अलावा एक आध लड़का और होगा। तो ये लड़का जो वट्टू है, इस्माइल वट्टू, बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास, इसका भी सीजन गया है, मैंने इसको भी देखा था। तो इसको कैसे आप देखेंगे, नेशनल T20 ही खेलें या क्या करें? देखिए, एविडेंस की बात है ना। एक तरफ देखें, अभी आप कह रहे हैं जो रेड बॉल वाले प्लेयर्स हैं उनको पिक करना चाहिए। दूसरा, फिर आप बाबर रिजवान पे जब बात आती है जी, तो वो तो T20 फॉर्मेट के प्लेयर ही नहीं है। तो ये डिबेट ना बड़ी वो डिफरेंट सी एक डिबेट है, तो उसकी डिटेल में मैं उस तरह नहीं जाऊंगा। लेकिन ये देखें कि फ्रेंचाइजी जब प्लेयर पिक करती है, 99.9% में कहूंगा वो एविडेंस बेस करती है कि कहीं ना कहीं उन्हें परफॉर्मेंस देखी हुई होती है और रिलेटिव, मतलब जो आपकी उसमें रेलिवेंस हो कि T20 में या वाइट बॉल में उन्होंने परफॉर्म किया। वो बॉलर्स की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। अब मैं मोहम्मद अली की स्टोरी आपको मतलब सुनाता हूँ कि ऑब्वियसली जब इसको टेस्ट मैच के लिए मैंने पिक किया था तो ही वाज डूइंग वेल। उस टाइम पे में रेड बॉल के बॉलर्स की कमी थी, नसीम इंजर्ड थे, शाहीन शाह भी इंजर्ड थे। तो बल्कि इंटरेस्टिंग है, मैं शेयर ही कर देता हूँ आपके साथ कि मुल्तान में था, मैं भी आई थिंक अली भी मुल्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट शायद चल रही थी। तो हमारा एक कॉमन फ्रेंड है ना, तो उनको वो मेरे साथ भाई, मतलब मैं अपने दोस्त के साथ भाई था, और वो कॉमन फ्रेंड वो अली को भी जानते हैं। तो उसको कॉल आई एक है ना, कहता है डोमेस्टिक प्लेयर है, मेरा एक दोस्त है। मैंने कहा कौन है? कहता है अली है, बल्कि डेजी इनको कहते हैं ना। तो वो मैंने सुन लिया, तो वो कह रहा है पाइन बंद खाने का दिल कर रहा है ना मुझे, तो बेकरी से ना मेरे लिए आते हुए ना बंद ले आइएगा। तो वो वही दिन था कि मैंने आई डिसाइडेड कि अली को अब टेस्ट स्क्वाड के अंदर डालना है। तो फिर मैं खुद वो बंद लेके मैं गया अली के पास, मैं कहा अली बंद भी खाएं और आप टेस्ट मैच के लिए भी तैयारी पकड़े, अगली सीरीज में आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। तो अली कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, वेरी वेल स्पोकन, इंटेलिजेंट बॉलर। उसके बाद इसकी जब मुल्तान सुल्तान में एंट्री हुई, दैट्स वेयर एक सरप्राइज सबको लगा कि यार वो रेड बॉल का बॉलर लेके आ गए हैं T20 क्रिकेट के अंदर। उसका मैं कह दूंगा हमारे हेड कोच उस टाइम अब्दुल रहमान, कि जब कंडीशन को सेट किया कि मुल्तान के अंदर उस मौसम में थोड़ी हेल्प मौजूद थी सीमर्स के लिए और हमें ऐसा बॉलर चाहिए था कि जो राइट एरियाज में बॉल करे। और राइट एरियाज का जब आपको बॉलर चाहिए तो आप जाते हैं रेड बॉल की तरफ कि वहां पे कंसिस्टेंट कौन हो सकता है। तो उस टाइम पे फिर पिक किया मोहम्मद अली को, देन ही बिकेम अ PSL स्टार। उसको वो आपको याद होगा कि उसके अंदर उसने बड़ी जबरदस्त मुल्तान लाइक में उसने परफॉर्मेंस दी थी। तो ये चीज आपके काम आती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है रेड बॉल का, स्पेशली मैं बॉलर की बात करता हूँ। फिर साथ में डेवलपमेंट आ जाती है कि स्लोअर वंस और उसके बाद यॉर्कर, ये चीजें, और अली ने ये सारी चीजें डेवलप की हैं। लेकिन ये चीज कि जी रेड बॉल की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी बैटर को आप लेके आ जाएंगे विदाउट एनी एविडेंस, इट्स अ ह्यूज कॉल। और मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कोई भी फ्रेंचाइज करेगी। उनको कुछ ना कुछ उसमें नजर आएगा, कोई एविडेंस नजर आएगा, वो तब उसको वो पिक करेंगे। तो आई थिंक कि अली एक्सेप्शन एक उसमें आपको नजर आता है कि जो प्योरली रेड बॉल से ही आया T20 के अंदर, उसने अपना नाम भी बनाया और उसके बाद वो रेगुलरली पिक हो रहा है। उसके बाद पेशावर से पिक हुआ, इस साल वो इधर से खेल रहे हैं, हैदराबाद से खेल रहे हैं। बड़ी डिमांड है, मतलब उसका बड़ा एक ड्राफ्ट के अंदर या उसके अंदर बड़ा एक नाम होता है जी अली को कौन पिक करेगा। तो आई थिंक ये लेसन है बाकी बॉलर्स के लिए भी, जिस तरह भी आपने नाम कुछ मेंशन किए, इस्माइल वट्टू का आपने जिक्र किया, ऑब्वियसली वो भी उधर से ही आए। तो जितने भी बॉलर्स वहां से आ रहे हैं उनको फायदा होता है। लेकिन लेसन फिर मैं कहूंगा यही है कि हमारे जो रेगुलर खेलने वाले बॉलर्स हैं कि उनको भी ये बार बार एक चीज मेरे ख्याल में समझ तो आती है कि चाहे वो शाहीन है, नसीम है, हारिस हैं, इवन जो बैटर्स हैं हमारे बाबर हैं, रिजवान हैं, जितने हैं, तो भाई फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो आपको हर फॉर्मेट के अंदर फायदा ही होना है।
लेकिन ये शायद समझ में चीज आ ठीक नहीं है। रही है इनसे। ठीक है, आपने तफसील के साथ अहाता कर दिया चीज़ों का। अब मैं अगला टॉपिक जो है हमारा, मिसबाह उल हक ने एक बात की है, क्लैरिफाई किया है उन्होंने कि वो पोस्ट उनकी दो हैं, एक तो वो ज़ल्मी के साथ भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी हैं। तो मिसबाह से ये सवाल हुआ था, उन्होंने तफसील से जवाब दिया था। ये पिछले हफ्ते की बात है, ये आपको सुनवाऊंगा एक ब्रेक के बाद, और उसके बाद उसको डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, और चलते चलते दीगर मौज़ूआत भी सामने आते जा रहे हैं। एक मौजू जो हमारे पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि मिसबाह उल हक की डुअल पोजीशन है। मिसबाह से इस हवाले से सवाल हुआ था पिछले हफ्ते, तो मिसबाह उल हक ने इसकी वजाहत की थी, वो सुन लें, उसके बाद अपने पैनलिस्ट को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। तो अब्दुल गफ़ार साहब, ये ज़ल्मी के साथ भी मुंसलिक हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, इनकी बात आपने सुन ली, किस तरह से इसको सम अप करेंगे? देखिए, उन्होंने एटलीस्ट आपको बैकग्राउंड ये दिया कि वो पहले से पेशावर ज़ल्मी के साथ जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, और कंसल्टेंसी में है पीसीबी के साथ। ये जरूर ऐसा लगता है कि सिलेक्शन कमेटी चूंकि पूरी तरह सिलेक्शन कमेटी के तौर पे देखी जाती है, तो उसमें से अगर दो सिलेक्टर्स जो कि परमानेंट हैं वो नहीं है, बट जो नॉन परमानेंट हैं वो हैं, सो सिलेक्शन कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा कि फिर तीनों को या तो मिलना चाहिए, ये तीनों को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने आई थिंक कहा है, अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक कॉल है, बीइंग अ पेरेंट बॉडी, वो क्या समझते हैं, ठीक है, उन्होंने परमानेंट रोल को डिफाइन कर दिया। मेरी सिर्फ राय ये है कि मिसबाह ने आई थिंक कंसल्टेंसी को जरूर लिखा है कि मैं परमानेंट नहीं हूं। आपकी राय में एक कोच को, एक सिलेक्टर को करीब से देखने का मौका नहीं मिलता इस तरह की सूरत हाल में? नहीं, उसमें आपको डोमेस्टिक में जाना चाहिए ज्यादा। डोमेस्टिक में तो ये कोच हैं, डोमेस्टिक में तो हैं कोच। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक में जाके क्रिकेट जरूर देखिए, जैसे आपने भी कहा था, वसीम भी हमारे पास उस दिन बता रहे थे कि बहुत सारे सिलेक्टर्स आए ही नहीं, ऐसे ही आपने कहा था ना मुझे। नहीं आया अभी जो डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास, उसमें सिलेक्टर्स को जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो है आपकी तो टेस्ट और वनडे की भी, मतलब डोमेस्टिक में हो, पीएसएल की किसी टीम के साथ ना हो। मेरी राय यह है कि फैसला ऐसा करें जो सबके लिए एक जैसा लगे, बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। फैसला यह कि या तो सबको इजाजत दें या फिर सबको ना दें। मिसबाह को हटा देना चाहिए। कंसल्टेंसी का उन्होंने वर्ड यूज किया है, मुझे भी इसकी डिटेल नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, जो आपने खुद सुनाया अभी, ये हमने सुना था उस पर जब हम वहां मौजूद थे। कंसल्टेंसी में अब वो कब टीम सेलेक्ट करेंगे, कितने दिन के लिए करेंगे, बोर्ड को भी चाहिए कि अगर कोई ऐसी अपॉइंटमेंट अगर आप कर रहे हो तो फिर आप कैरियर ओरिएंटेड और थोड़ा सा सिक्योर रखो लोगों को भी। मेरी अपनी राय है, क्योंकि आपने बाकी लोगों को परमानेंट रोल दिए हुए हैं, उस लिहाज से उनकी मराद भी होंगी डेफिनेटली। यहाँ पर सिर्फ कंटेंसेंसी है, तो आई थिंक बोर्ड को ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये इनडिफरेंट ना लगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सब एक जैसा लगे। चलो ठीक है, वसीम भाई आपके पास है फ्लोर, ये आप कैसे सम अप करेंगे? व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस मिसबाह's क्लैरिफिकेशन? अब देखें, हम एक तो पास की गलतियों से हम सीखते भी नहीं है कि ये सिचुएशन मिसबाह के साथ पहले भी हो चुकी है, जब वो चीफ सिलेक्टर भी थे, फिर उन्होंने किया काम, एज अ कोच भी काम किया, और उसके बाद फिर उनको वहां से हटना भी पड़ा है। लेकिन बात एथिकली अगर आप देखें ना, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाता कि क्या आप जब एक सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप जब किसी भी टीम के साथ आप मुंसलिक होंगे, तो वो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी ना आपका एक एफिलिएशन हो जाती है, इमोशनली अटैचमेंट आपकी हो सकती है उस टीम के साथ भी, उनके प्लेयर्स के साथ भी। लेकिन एथिकली इट्स रॉन्ग। मतलब बात वही है ना कि सिर्फ पीएसएल में क्यों याद आता है हमें जी कि हमें प्लेयर्स को पास से देखना चाहिए, हमें डोमेस्टिक में क्यों नहीं ये चीजें याद आती हैं? सरफराज का कॉन्ट्रैक्ट तो मैं कहूँगा फिर जो कोयटा ग्लैडिएटर के साथ है, वो तो 11 साल हो गए हैं उसको, वो तो 11 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक एक्सेप्शन जब आप कराते हैं इस तरह की, तो फिर प्रॉब्लम्स बाकियों के लिए भी आती हैं और इवेंचुअली आपके लिए भी आती हैं। लेकिन एथिकली आई थिंक इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। सिर्फ पीएसएल के अंदर जाके ऐसी एक्सेप्शन आपको वो क्यों करनी पड़ती हैं? तो ऑब्वियसली इसमें फाइनेंशियल चीजें भी आ जाती हैं, वो हर चीज आ जाती है। आई थिंक पीसीबी को भी थोड़ा सा इस पे वो देखना चाहिए कि एक पॉलिसी एक के लिए दूसरे के लिए दूसरी वो नहीं हो सकती है। बाकी जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो कंसल्टेंट ही आते हैं। जब मैं भी कोच था या जब मैं चीफ सिलेक्टर भी था, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कंसल्टेंट वाला ही बनता है, और उसके मतलब एम्प्लॉयज, मुझे नहीं लगता कि सरफराज भी अभी तक एम्प्लॉयज है, वो भी कंसल्टेंट ही होंगे। इसी तरह वहाब रियाज भी, अनलेस के उन्होंने वो करवा लिया होगा अपना परमानेंट उस वाला, लेकिन उनके तो रोल भी मतलब उसका भी तो डिफाइन ही नहीं है ना। बाकी आपने हर काम जब करना है खुद ही, तो सिलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पास में भी वर्ल्ड कप से पहले भी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। आई थिंक मिसबाह भी इन्वॉल्व थे, सरफराज भी सिलेक्शन में इन्वॉल्व थे, तो ये कोई नया नहीं है। अब ऑफिशियली मेरे ख्याल में शायद वो अनाउंस कर दिया गया है।
तो आई थिंक कि आपने अपना एक वो भी देखना भी होता है ना, अपना एक इमेज भी देखना होता है। मतलब कल हम भी बैठे यहाँ पे, अगर पाकिस्तान टीम दोबारा सेलेक्ट होती है और उसके अंदर आपको पेशावर के प्लेयर ज्यादा नजर आएंगे, वो टीम अच्छा नहीं करेगी या प्लेयर अच्छा नहीं करेंगे, तो इसलिए आप यही कहेंगे ना, देखें ना जो मिसबा था तो वो पेशावर जलमी के प्लेयरों को उसने ज्यादा वहाँ पे प्रेफर कर दिया है। और ये पास में ये चीज पहले भी रिलेट हो चुकी है डिपार्टमेंट के साथ भी, अगर आपको याद हो कि मोस्टली प्लेयर्स फिर उधर से जाते थे। तो आई थिंक कि ये मतलब एक ये होना नहीं चाहिए, इस चीज पे तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए ना, कि आप सिलेक्शन है, आप जाएं ग्राउंड में, आप क्लोज से देखें, जहां मर्जी से आप देखें जाके, लेकिन एज अ सिलेक्टर जाएं आप। ये नहीं हो सकता कि आप एक टीम से मतलब आप उनके एम्प्लॉय भी हैं और आप वहाँ ऑब्जर्व भी उनको कर रहे हैं। नहीं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं ना, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे ना, यू आर वर्किंग फॉर देम, यू आर गेटिंग पेड बाय देम। वो प्रोफेशनल जॉब है आपकी। तो ये जस्टिफिकेशन उस तरह मेरे ख्याल में वो नहीं बनती है। हाँ, फिर करना है तो फिर सबको आप अलाउ करना चाहिए, ठीक है, आप जाएं अपने अपनी जिसको जहाँ से ज्यादा पैसे मिलते हैं आप वहां जाके अपना वो काम कर सकते हैं। लेकिन एक गलत ट्रेंड हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पास में माइक हेसन के साथ भी ये चीज जुड़ी, निकी आर्थर से जब उस टाइम पे भी ये हुआ, लेकिन नाम है कि सबक सीखने का नाम ही नहीं ले रहे। सही है जी, सबक सीख लेंगे। अब आज देखें कौन सी टीम सबक पढ़ाती है। ज़ल्मी का मुकाबला है मुल्तान सुल्तान से। पेशावर ज़ल्मी विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान एट द नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम। गफ्फार साहब, ज़ल्मी की टीम को भी आपने करीब से देखा है, सुल्तान को भी आपने करीब से देखा है। ये है मैच नंबर 22, 7 बजे आज पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम शुरू होगा। मुल्तान सुल्तान मुकाबला करेगी। ये स्क्वाड है मुल्तान सुल्तान का। मोहम्मद नवाज़, शहजाद गुल हैं, फैसल अकरम हैं, इमरान रंधावा हैं, अरफात मिनाज, साहिबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, पीटर सिडल, तबरेज़ शमसी अभी तक खेले नहीं हैं। उसके अलावा शॉ हैं और ये पूरी इनकी एंटोराज है, ये आपके सामने है। बहुत बड़ी स्क्वाड है मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान के अलावा ये है पेशावर की स्क्वाड, पेशावर ज़ल्मी की सुफियान मुकीम है। इनके जो 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं वो एरन हार्डी हैं, उसके अलावा जेम्स विंस भी आ चुके हैं, माइकल ब्रेसवेल हैं, कुशाल मेंडस हैं, नाहिद राना है और शरीफुल इस्लाम है। 4 मैंने कहा था, 4 तो स्क्वाड में होते हैं, इसलिए मैंने 4 इसलिए कहते थे। ये है जी स्क्वाड आपके सामने, ये पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान। कराची का मैदान क्या होगा? और सबसे अच्छी बात यह है कि पीएसएल के लिए भी और ज़ल्मी के फैंस भी इंतजार कर रहे थे कि जेम्स विंस जो है वो आ जाएं, तो ही इज अराइव्ड, वो आज के मैच के लिए दस्तियाब हैं। नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम और इसी तरह मुस्तफ़ीज़ भी उसी लिस्ट में शामिल हैं। तो ये सब तो आज के मैच खेल के और दीगर टीमों के प्लेयर्स तो नेशनल ड्यूटी पे चले जाएंगे। बट आई थिंक ज़ल्मी के लिए अभी तक ये बड़ा अच्छा हो गया कि ऑलरेडी 9 पॉइंट पे पहुंच गए हैं और दोनों मेन बॉलर आज का मैच भी अगर खेलते हैं और होपफुली फॉर देम अगर जीतते हैं तो अब जॉब डन। लेकिन इनके पास बैकअप्स भी अच्छे हैं। अगर आप खुरम शहजाद की बात करते हैं, शाहनवाज धानी बहुत ईगर होंगे कि उनको मौका मिले। दोनों टीमें बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। दोनों टीमें इस पर कहते हैं ना बहुत ही सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट 1 और 2। आज का मुकाबला तो फिर आज टॉप पोजीशन के लिए जो जीतेगा वो टॉप पर आ जाएगा, जो कि अगर मुल्तान जीते तो दे विल बी इन 10 पॉइंट्स, ज़ल्मी जीते है तो डेफिनेटली वो तो फिर प्लेऑफ के बिल्कुल करीब आ जाएंगे विद 11 पॉइंट्स एंड ऑलरेडी 4 मैचेस। मुल्तान की वीकनेस आपके नजदीक क्या है? ज़ल्मी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपने बता दिए, मुल्तान की वीकनेस बताइए। दोनों टीमों के बैलेंस बहुत अच्छे बने हुए हैं। सबसे अच्छी चीज ये की है कि पता है कि क्या गेम प्लान, जैसे वसीम ने कहा ना कि हैदराबाद को जाके अब समझ में आई कि लबुशेन को ऊपर करना है। इसी तरह हमको मतलब ग्रैंड मैक्सवेल की उनको जरूरत थी जो बहुत लेट आए। इन दोनों टीमों के लिए चीज अच्छी हुई कि इनके कॉम्बिनेशन अच्छे बन गए और फिर लाहौर के बाद कराची पहुंच के भी अपने आप को ढाल लिया। तो आज यही मजा आएगा, दोनों का लिटमस टेस्ट है आज, क्योंकि दोनों बेस्ट टीमें आमने सामने आएंगी। सो इट विल बी ट्रीट टू वॉच। और ये एक्चुअली आज पता चलेगा कि किसका वीक पॉइंट है, क्योंकि अब तक टीमें इनके कोई एक्सपोज कर नहीं सकी। ज़ल्मी भी सारे मैच जीतता रहा, मुल्तान का भी ये सीन था। बट टुडे हम कल बड़ी अच्छी पोजीशन में होंगे कि आज दोनों बेस्ट टीमें एक दूसरे के सामने कल पे उठा के रखते हैं। वसीम भाई, आप तो मुल्तान के साथ आपने काम भी किया है बतौर कोच, तो मुल्तान की अगर आप स्ट्रेंथ के बारे में बता सकें कि कौन से फैक्टर्स होंगे जो उनको जीत आज दिला सकते हैं? हाँ, देखें, सबसे जो उनका प्लस पॉइंट है ऑब्वियसली उनका जो टॉप ऑर्डर है, चाहे वो स्टीवन स्मिथ है या फरहान है, दोनों अच्छी फॉर्म के अंदर हैं। और उसके बाद जो आने वाले बैटर्स भी हैं वो सारे सबने कंट्रीब्यूट किया है। मुझे अभी थोड़ा सा वनरेबल नजर आता है इनका मिडिल ऑर्डर, कि इनको बहुत अच्छा स्टार्ट जब नहीं मिलेगा, 2 अर्ली विकेट्स गिर गई, तो फिर इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। अदरवाइज तो देखो वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन पेशावर को एडवांटेज मैं ये बोलूंगा कि मैंने वहां पे चले, उनका एक मैच हुआ था, एक वॉश आउट हो गया था लाहौर में, लेकिन जब से वो कराची आए हैं ऑब्वियसली दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम देयर नाउ, उनका गैप था वो कराची में ही थे,
लेकिन अभी तक उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और उनको पिच की कंडीशन की हर चीज की समझ आ गई और उसको वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है, चाहे वो बैटिंग थी चाहे वो उनकी बॉलिंग थी। तो ये एडवांटेज जालमी को है कि उनको कराची का आइडिया पेशावर से ज्यादा होगा। अब लेट्स सी के मुल्तान कितना अडेप्ट करता है इन कंडीशंस को, कि थोड़ा सा जहाँ पे पिच ऐसे आएगा कि जहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को शायद अप्लाई करना पड़े या एडजस्टमेंट करनी पड़े। तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे मैं कहूँगा कि पेशावर जालमी को यही एडवांटेज है और मुझे इसलिए उनके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो सारे बॉक्सेस उन्होंने टिक किए हुए हैं। पास में उनका इशू होता था स्पिन बॉलिंग का, लेकिन जब से ब्रेसवेल आए हैं, सुफियान मुकीम है, उसके बाद इफ्तिखार हैं, तो बॉलिंग ऑप्शंस भी इनके पास काफी आ गए हैं स्पिन बॉलिंग के भी, और पेस तो वैसे ही इनका अच्छा है। मैं कहूँगा कि वो चल रहा है, वो नाइद राना है, उनके जो लेफ्ट आर्म है इस्लाम है, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मैं आज एज थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी को दूंगा। पेशावर ज़ल्मी को एज देंगे। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया। कल फिर आपके साथ हम एक संगत लगाएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला है तो उस पर ही बात करेंगे। योर फेवरेट टीम टुडे? इस वक्त की जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, पेशावर थोड़ा सा उसमें बेहतर नजर आती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दोनों बेस्ट टीमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस के बाद आज आमने सामने होंगी। हलवा या कढ़ाई? मैं बारबेक्यू का फैन हूं, तो हम पेशावर के साथ दरमियान में रहेगा। बारबेक्यू कहाँ खाया जाता है पेशावर में भाई? नहीं, मतलब कढ़ाई वगैरह वही बटन छटन आ जाता है। तो पेशावर लुकिंग स्ट्रांग। पेशावर आर लुकिंग स्ट्रांग, ये दोनों पैनलिस्ट का कहना है। मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी टीम है, पेशावर भी बहुत अच्छी टीम है, तो मुकाबला ज़बरदस्त होगा। कड़ा मुकाबला आज देखने को मिलेगा नेशनल स्टेडियम कराची में। आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपने पसंद किया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गफ़ार साहब का शुक्रिया, मोहम्मद असीम साहब का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।